मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं तनवीर ज़मान ख़ान TZ के टीवी पर आपकी खिदमत में नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज के मेरे मेहमान मेरे देरीना दोस्त, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र से पाकिस्तान में बाएं बाजू की सियासत, ट्रेड यूनियन, किसानों में काम, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, बल्कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में तो हमने काफ़ी वक्त इकट्ठे गुजारा। ये इनका माजी। उसके बाद इन्होंने वकालत, जेल यात्रा, बहुत दफ़ा लंबी लंबी जेलें, और उसके बाद HRCP के अंदर, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर इन्होंने तवील अरसा, कई दहाइयाँ काम किया। आज वो खुशकिस्मती से हमारे मेहमान हैं और हम उनके साथ पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो खिलाफ वर्जियाँ हैं, क्योंकि HRCP के अंदर रहते हुए इन्होंने मुल्क के अंदर जो हकूक़ इंसानी की खिलाफ वर्जियाँ देखी, उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, करीब से देखा, और उन मामलात को अदालतों के अंदर भी लेके गए और अदालतों में वहाँ पे खुद पेश होते रहे। पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार संगीन मुकदमात थे जिनमें महबूब अहमद खान, हमारे दोस्त, खुद पेश होते रहे, जो आज हमारे मेहमान हैं। हम उनसे बातें करेंगे उनके इस पाकिस्तान की जो पिछली 2-1 दहाइयों से लेके आज तक जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से पाकिस्तान की सूरत हाल है, उस पर हम मुख्तसर जायज़ा लेंगे। जनाब महबूब खान साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपके आने का, कि आपने हमें वक्त दिया कि हम आपके साथ कुछ बातें करें पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स के हवाले से। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान में महबूब साहब, ये जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से कई जगह पे ऐसी खिलाफ वर्जियाँ मौजूद होती हैं, कहीं औरतों के हवाले से, कहीं वर्कर्स के हवाले से, कहीं स्टूडेंट्स के हवाले से, कहीं आम शहरी को जो मसाइल दरपेश हैं, कानूनी हवाले से हकूक़ इंसानी की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों में इतना बिहाइंड क्यों है? आज हम अगर तरक्की याफ्ता दुनिया को देखें तो पाकिस्तान का नंबर जो है वो बहुत निचले मुकाम पे आता है, जहाँ के पाकिस्तान के अगर हकूक़ इंसानी की बात की जाती है। मतलब इस हवाले से अगर तफसीली बातचीत करें, ज़ाहिर वक्त कम है, लेकिन फिर भी इस सोसाइटी को जो आपने सवालात उठा दिए और बड़े रेलेवेंट सवालात उठाए हैं आपने ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और पाकिस्तान में बड़ा एक ये इशू रहा है शुरू से ही। इसके वजूद में आने के बाद से ही एक सिलसिला जारी ही रहा कि यहाँ पे जो बसने वाले इंसान हैं, उनके इंसान होने का स्टेटस उनको बहरहाल दिलवाया जाना चाहिए। अब आप देखें ना, अगर पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के हवाले से थोड़ा जायज़ा लें तो शुरू में जो नाम आपको नज़र आएंगे उसमें मियां महमूद अली कसूरी, ज़फ़र मलिक और ऐसे कई नाम जो हैं वो मिलेंगे कि जिन्होंने सिविल लिबर्टीज़ के हवाले से शुरू में काम किया, और इंसानी हकूक़ और सिविल लिबर्टीज़ जो ज़ाहिर है एक दूसरे पे रिलेटेड हैं, इसके लिए उन्होंने आवाज़ें उठाई और जिद्दोजहद जो थी वो रखी। अब जो लास्ट इसमें आप देखें कि 1986 तक एक तस्वुरात तो मौजूद है पाकिस्तान की सोसाइटी में इंसानी हकूक़ है, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट या एक बाज़ाब्ता तौर पे एक सिलसिला अरेंज करना ये बड़ा ज़रूरी था। तो इसके लिए आप देखें कि शुरुआत जो है उसमें जिलानी फाउंडेशन, जो आसमा जहांगीर के वाले साहब के हवाले से थी एक मूवमेंट, और उसके लिए फिर जो सिविल लिबर्टीज़ की और डेमोक्रेटिक राइट्स की जो 70s की शुरुआत में बातचीत जो है वो चलती रही, और यही विरसा जो है वो फिर आगे रफ्ता रफ्ता लेके ह्यूमन राइट्स कमीशन 86 में जो था उसने शुरू किया। और सारे जो इनका जो मैंडेट इन्होंने रखा, जो अच्छी बात थी
ये सिर्फ मतलब कि महज इंसानी हकूक कह देना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसको स्पेसिफाई करना कि ये लेबर के राइट्स हैं, ये स्टूडेंट्स के राइट्स हैं, ये किसानों के राइट्स हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज के रोल हैं, उनके राइट्स हैं। तो ये एक इलेक्शन और वोट का हक जो है लोगों को तक जाना, जिसके जरिए वो अपनी पार्टिसिपेशन जो है अपना गवर्नमेंट में या सोसाइटी में अपनी से जो है आवाज़ जो है, जो मौक़िफ़ है, जो उनका बयानिया है, जो आजकल लफ्ज़ चलता बयानिया, तो मैं भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, हालांकि मुझे कोई बहुत ज़्यादा ये टर्म कॉम्प्रिहेंसिव नहीं लगती। इसके मुकाबले में मौक़िफ़ कहना ज़्यादा मजबूत बात है। बहरहाल तो ये एक तरीका जो सिलसिला चला, इस मौक़िफ़ को लेके फिर 86 के ऑनवर्ड, फिर 87 में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो था ये बाकायदा वजूद में आया। और मुझे अच्छी तरह याद है कि लाहौर में एक मशहूर होटल में इसकी पहली कन्वेंशन जो है वो हुई थी, और हम भी एक तरह से बच्चा पार्टियों के साथ हम भी उसमें कह लें कि शामिल थे, या नौजवान के तौर पे शामिल हो गए और उसमें हम मौजूद रहे। तो इस तरीके से ये मूवमेंट जो है, अब देखें 70s के दौर में, ये मैं इसलिए बात की तफसील से कह रहा हूँ कि 70s का दौर अब देखें तो इस लिहाज से बड़ा खूबसूरत और बड़ा एक शानदार इरा है वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का, कि आपको लेबर मूवमेंट आपको यहाँ पे बहुत तेज़ मिलेगी। इतनी तेज़ लेबर मूवमेंट पाकिस्तान में शायद पहले कभी नहीं रही, लेकिन 70s में आप देखें तो लाहौर, कराची, ABC जितने बड़े शहर थे, हर जगह पे लेबर मूवमेंट जो है वो मौजूद थी। स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, NSO, नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन, फिर बाद में पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन, और इस तरह से और एक्टिव स्टूडेंट फेडरेशन, नवाई तुलबा। तो इस तरीके से अपने मुख्तलिफ एफिलिएशंस के बावजूद वो अपना एक मुंह मांदरा रखती थी स्टूडेंट मूवमेंट, जो जिसने अपने आप को आइसोलेशन में नहीं रखा। तो बहुत एक पॉजिटिव बात थी कि स्टूडेंट्स मूवमेंट जो है इसकी अपनी तो कोई क्लास नहीं है। सियासियात तो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि सियासियात का ताल्लुक जो है वो एक तबकात के हवाले से भी जुड़ा हुआ है, और 70s का दौर जो है वो इस लिहाज से बहुत मजबूत है कि आपको हर तरह की मूवमेंट जो है वो नजर आती है। स्टूडेंट्स का तो अपना कोई तबका नहीं होता। ये इसमें सारे सिलसिले में जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो वायलेशंस होती थी, जो तलबा भी फेस किया करते थे, जरा उन पे थोड़ी सी रोशनी डालिए कि स्टूडेंट्स के हवाले से क्या उसमें मसाइल दरपेश थे, जो आपने तारीख बयान की कि तलबा मूवमेंट जो 70s के ज़माने में थी, वो बाद में फिर उसके ऊपर पाबंदियां भी लग गई एक ज़माने में, तो फिर उसके बाद वो चीज़ें और तरह से सारी अपीयर हुई। लेकिन ये सारी ह्यूमन राइट्स के हवाले से कौन सी ऐसी खिलाफ वर्जियां आपने महसूस की बीइंग ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, जो कि उस ज़माने में भी थी? सबसे बड़ा तो देखा ना 70s के दौर में, जब अभी ये मूवमेंट के तौर पे थी या सिविल लिबर्टीज थी, तो उस दौर में सबसे बड़ा इजहार था दो चीज़ों का, कि दो चीज़ें जो हैं वो लोगों तक लाजमी उसका इदराक करें और उस पर अपना उसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, उसमें ये था कि एक तो उनके जो बेसिक राइट्स हैं, जो उनके ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है, उनको वो प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, और दूसरा ये था कि वो अपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो वो समझते हैं कि ये उनके मौक़िफ़ या ख्याल या सोच के मुताबिक है, उसमें शामिल भी हो सकें, और उसमें एक्टिव जो रोल है वो भी आप जो है वो उसमें प्ले कर सकें। अब 70s की मूवमेंट में देखें आप, उसमें मुझे याद पड़ता है कि हर शहर में तकरीबन जो थी वो लेबर मूवमेंट आप देखें मौजूद है। ठीक है, और उसके साथ साथ लेबर स्टूडेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, और मुझे जो बड़ी खूबसूरती लगती है एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे, वो ये थी कि स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स जो थी वो आइसोलेटेड नहीं थी, अलग से नहीं थी। उसमें राइट्स कौन-कौन से ऐसे राइट्स थे जिनसे लेबर को भी और स्टूडेंट्स को भी उस वक्त महरूम रखा जाता था? जो राइट्स अगर वो मिलते तो वो मूवमेंट उस तरीके से ना बने। देखें ना,
तालिब इल्म जो पढ़ने के लिए गए हैं वो कोई वहाँ पे मूवमेंट चलाने के लिए तो नहीं गए, लेकिन यकीनन कोई वहाँ पे ऐसी हुकूक इंसानी की, उनके बेसिक राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जिनके नतीजे में स्टूडेंट जो है वो कोई मूवमेंट चलाने पे, मुनज़्ज़म होने के लिए वो इस सबसे काबिल बड़ी थे। सबसे लेकिन अगर स्टूडेंट्स मुनज़्ज़म होंगे या ऑर्गेनाइज होंगे तो वो बेशक वहाँ पे मूवमेंट चलाने के लिए नहीं गए, लेकिन वो सोसाइटी से अलग तो नहीं है, ठीक है। इसलिए सबसे बड़ा मसला ये था कि स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो भी मौजूद हों, जो ऑर्गेनाइजेशनल राइट है या राइट टू गैदरिंग है, ठीक है, वो उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। जो उस दौर में आमतौर पे कुछ अर्सा रहा, लेकिन बाद में फिर खत्म हो गया। और 80s के बाद के साथ देखें आप कि रफ्ता रफ्ता जो मुझे याद पड़ता है, मेरे पास वो है कि बाकायदा एक डायरेक्टिव था 80s के साथ, जवाहरलाल के दौर का जब शुरुआत है, उसमें एक डायरेक्टिव था कि स्टूडेंट्स का, लेबर का, किसानों का आपस में किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं रहना चाहिए, इनको आइसोलेट करो, ठीक है। और रफ्ता रफ्ता ये चीज जो है काफी हद तक हुई कि उस तरह से जुड़त नहीं बन सकी जो उससे पहले थी, लेकिन बाद में फिर ये सिलसिला जो है वो रफ्ता रफ्ता आगे चला और ये फिर दोबारा आपस में चले। लेबर मूवमेंट को रफ्ता रफ्ता इतनी कमजोर हुई कि फिर वो इतनी ज्यादा मजबूत हो नहीं सकी, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि जितनी मजबूत थी, एक बड़ी जद्दोजहद करने वाली मूवमेंट थी सबकी। आपने आपने कौन से ईयर में HRCP ज्वाइन किया? शुरू तो मैंने जो बाकायदा इसको ज्वाइन किया, वैसे तो मेंबर मैं इसका 86 में बन गया था, मेंबर इसका 86 में बन गए थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता जो इसको बाकायदा फिर ज्वाइन किया एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, ठीक है, वो फिर गालबन कोई 91-2 के करीब जाके इनको फिर ज्वाइन किया। आपने उस वक्त बहुत सारे ऐसे मुकदमात थे, खास तौर पे जो वहाँ पे एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से आपने बहुत से ऐसे केसेस किए, और उनके अंदर इसके अलावा आपने जो वहाँ पे ब्lasphemy के केसेस भी आपने किए। उसमें आपने क्या एक्सपीरियंस किया? लोगों के अंदर टॉलरेंस कहाँ तक है? लोग कोऑपरेटिव कहाँ तक होते हैं जब आप इन हकूक को लेके, किसी विक्टिम को लेके आप जब अदालतों में लेके जाते हैं, लोगों का आमतौर पे क्या रद्द-ए-अमल आता है? लोगों का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर है वो मिक्स ही होगा, लेकिन आम तौर पे जो थी वो ये होता था कि वो बस अपनी पसंद के मुताबिक ही बातों को जानना चाहते थे या सुनना चाहते हैं। जहाँ तक केसेस का ताल्लुक है, देखें एक चीज मैं आप ये बड़ी क्लियर है जिसमें मैं बैचीर वकील के बिलीव करता हूँ कि दुनिया की कोई अखलाकियात, खा वो आसमानी अखलाकियात है या ज़मीनी अखलाकियात है, कोई अखलाकियात जो है वो किसी भी मुलजम के राइट ऑफ डिफेंस को डिनाई नहीं करती। हो नहीं सकता कि कहें कि जी इंसाफ भी होगा और राइट ऑफ डिफेंस आप ना दें। तो बाद जगहों पे जो आता है इसमें एक्सट्रीमिस्ट हवालों से कि वो राइट ऑफ डिफेंस को ही डिनाई करना शुरू कर देते हैं कि जी चूंकि इस पे इल्जाम है, बस दैट्स इट, इल्जाम है तो सजा भी है। फिर इल्जाम को साबित करना भी तो जरूरी है ना, इंसाफ के तकाजे भी तो यही है ना कि आप एविडेंस लेके आए, इंडिपेंडेंट एविडेंस लेके आए, अदालत बगैर किसी प्रेशर के उस एविडेंस को देखे, सुने, उसका एनालिसिस करे, ठीक है, फिर उसके बाद फैसले करें। अब ये कहना कि जी चूंकि हमने इल्जाम लगा दिया बस उसको सजा ही हो, ऐसा दुनिया में होता नहीं। ये ज्यादातर एटीट्यूड हमारे ये ज्यादातर आपने ब्लास्फेमी के ऑफेंसेस के अंदर जो चार्जेस होते थे वहां पे उन मुकदमात में ऐसा एक्सपीरियंस किया? क्या चीज के जो वहां पे ब्लास्फेमी के केसेस होते थे, आपने उनके अंदर इस किस्म का ज्यादा रवैया लोगों का फेस किया कि लोग जो है वो इल्जाम लगा दिया, अब वो कहते हैं कि बस ये यही फैसला भी होना चाहिए, अदालतों को प्रेशराइज भी करते थे? ये हुआ, ये ऐसे ही हुआ कि इसमें 2-3 केसेस तो ज़ाहिर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो ज़्यादा हाईलाइट हुए या ज़्यादा लोगों तक ज़ेर बहस भी आया और लोगों ने जानना भी चाहा, और जो वो अपना सलामत
मसीह केस था। जी जी जी। देखो सबसे ज्यादा कहने एक तरह से जेर बहस वो आया केस, ठीक है, और वो हाई कोर्ट तक अपीलें भी की नीचे सजा होने के बाद, ठीक है, और बिल आखिर वो वहाँ उनमें से एक्विटल भी हुआ, ठीक है। क्या तो इल्जाम इसी तरह लगाया से गया था सलामत मसीह पे? क्या इल्जाम था? क्या सलामत मसीह पे क्या इल्जाम लगाया गया था? क्या उसमें हुआ था? उन पे इल्जाम ये था, जो 3 मुलजम में एक तो मर्डर हो गया था मंजूर, उसमें से इल्जाम उन पे ये था कि ये किसी स्लिप पे कुछ चीजें ब्लेसफेमस लिख के तो वहाँ पे अपना जो मजहबी प्लेसेस हैं या मसाजिद हैं उनमें रखते थे या फेंकते थे। ये इस किस्म का इल्जाम था, तो जिसपे फिर वो आगे सिलसिला सारा जो है वो चला, ठीक है। तो फिर वो सबके सामने है जो उनके नताइज निकले। तो ये जो सारी खिलाफ वर्जियां होती हैं, ज़ाहिर है एक तो ये सोसाइटी के अंदर इस किस्म की एग्जांपल है कि ब्लास्फेमी के केसेस हुए। इसके अलावा औरतों के बहुत सारे, औरतों की ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, उस हवाले से औरतों के भी बहुत सारे केसेस ऐसे, और आपने ऐसे केसेस कुछ किए भी। उसके अंदर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि औरतों के हवाले से जो गैंग रेप के केसेस हैं या इस किस्म के उनके अगवा के केसेस हैं, आपने उनके ऊपर भी बहुत काम किया, तो उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पाकिस्तान में वो कैसे देखी जा रही है? ये काम का सिलसिला तो जारी है और रहेगा, ठीक है। और इसमें जो मेन बात है वो एक एटीट्यूड की बात भी है कि हमारी सोसाइटी जो है उनका रवैया जो है वो खबर की तरफ है क्या हम उनको एक इंडिपेंडेंट, एक इंडिविजुअल समझते हैं कि नहीं समझते। पहली बात तो ये है, अगर हम उनको अपनी मलकियत समझते हैं फिर कुछ और रवैया होगा, गुलाम समझते हैं फिर कुछ और भी मजीद रवैया उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक ये रवैयों की बात भी है सोसाइटी में कि खवातीन को हम अपना स्टेटस क्या देते हैं। पाकिस्तान की सोसाइटी में या इर्द गिर्द की और सोसाइटीज में औरत को तो वो दर्जा दिया ही नहीं जाता जो कुदरत ने या नेचर ने उसको दिया, ठीक है। और जब हम नेचर को चैलेंज करेंगे तो ज़रा फिर बहुत सारे मसाइल जो हैं उससे वो पैदा होंगे, ठीक है। उससे फिर आप देखें कि एक दुरुस्त तौर पर, जायज़ तौर पर खवातीन की तहरीकें भी चली और चल रही हैं, ठीक है। उनको भी ये एहसास है कि हम भी इंसान हैं, हमें भी तस्लीम किया जाए। हम इतना काम करती हैं, ठीक है, हमारे काम को रिकग्नाइज किया जाए, उसकी अप्रिसिएशन जो है वो होनी ज़रूरी है। जॉब्स जहाँ पे वो करती हैं वहाँ पे फुल फ्लेज जो सिक्योरिटी है, ठीक है, वो उनको मिलनी चाहिए और क्यों ना मिले, ठीक है। तो ये इस किस्म के इश्यूज हैं कि जो पाकिस्तान की सोसाइटी में एक तवील अरसे तक अभी और इसकी डिस्कशन जो है वो जारी करेगी, और पहले की निस्बत मैं समझता हूँ कि रफ्ता रफ्ता काफ़ी बेहतर एक सूरत हाल है। जो पहले हम खवातीन को सिवाय नर्सिस के या टीचिंग लाइन के अलावा कभी कहीं देखते नहीं थे, आज वो वकालत भी कर रही हैं, वो जज भी हुई हैं, ठीक है। वो अहम तरीन जो कोई ओहदे या सेंसिटिव तरीन ओहदे हो सकते हैं उन पर भी वो काम कर रही हैं और करेंगी। तो इस तरीके से वक्त ने तस्लीम करवा दिया, वक्त बदला और इस बदलाव को रोका नहीं जा सकता, ठीक है। आपको जो बदलाव या तब्दीली या चेंज पसंद है नहीं पसंद है, ठीक है, वक्त किसी को माफ नहीं करता, वक्त ना ठहरेगा ना कभी किसी को माफ करेगा, ठीक है। हम खुद अगर इसको तस्लीम कर लें तो हम इसको बहुत बेहतर तरीके से सोसाइटीज के इश्यूज को हम चैनलाइज कर सकते हैं। अगर हम इनकार करेंगे तो हम एक तरह से अनडिटर्मिन्ड हो जाएंगे, ठीक है, एक गैर यकीनी की कैफियत में हम चले जाएंगे। ये जो गैर यकीनी की कैफियत है ये सारा सोसाइटी को एक मुनज़्ज़म तरीके से तो आगे नहीं बढ़ने देगी जिसकी ज़रूरत है। तो इससे फिर हालात जो हैं वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएंगे।
ये तो सहाफ़ियों के साथ इसका सारा हो रहा है, ज़ाहिर है वो भी एक ह्यूमन राइट्स के हवाले से उसके वो भी आपके दायरे कार में आता है एक तरह से, कि एक तरह से क्या बराह रास्त ही आता है कि आप अगर आप राइट ऑफ एक्सप्रेशन को जो आप उस तरीके से वहाँ पे दबाया जाए तो यकीनन वो भी एक हमारे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है बराह रास्त। और उसके अंदर न सिर्फ सहाफ़ियों के इंसानी हकूक को दबाया जा रहा है, बल्कि हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी जो कि इस काम के अंदर जो कि बहुत सारे ऐसे जो वहाँ पे पोशीदा ज़्यादतियाँ हो रही थी, उनको जब वो बेनकाब करते थे तो उनको जो है वो वहाँ पे मर्डर तक किया गया। उसके अंदर ख़ास तौर पे ऐसे इन्वेस्टिगेटर्स जो कि मोटरसाइकिलों पे ख़ास तौर पे फिरा करते थे, उसमें अब्दुल वहीद रईसानी का नाम है, उसके अंदर वसीम आलम का नाम है, जो कि रिसेंटली अभी बिल्कुल मर्डर बिल्कुल। हुए हैं। तो ये जो सारा सहाफ़त के साथ भी एक सारा सिलसिला हो रहा है, इसके अंदर आपकी एक ह्यूमन राइट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो कहाँ तक इसको अपने दायरे कार में लेके आगे बढ़ा रही हैं? मैं ह्यूमन राइट्स को तो रिप्रेजेंट इस वक्त नहीं कर रहा, लेकिन एक एक्टिविस्ट के तौर पे और जो सिलसिला मेरा रहा है कमीशन के साथ भी, और उसमें जो मैंने कोशिशें की या जो मुझे परफॉर्मेंस के लिए कहा गया कि जर्नलिस्टों को ट्रेनिंग देनी है, जर्नलिस्टों को बनाना, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। हालांकि मैं तो जर्नलिस्ट नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन जर्नलिज्म को मैंने पढ़ा जरूर है, ये आपको पता है, ठीक है, और बड़ी तफसील से पढ़ा है, और बड़े ही मोहतरम ये दोस्त होते हैं, ठीक है, इसलिए कि इनमें से बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो मेरे जाती दोस्त हैं, और मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि जो रोल वो सोसाइटी में प्ले कर रहे हैं, उसके बगैर सोसाइटी को आप कैसे आगे ले जाएंगे। मतलब कि एक जगह पे एक ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, गैर कानूनी हरकतें हो रही हैं, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि उसकी निशानदेही ना हो, क्यों ना हो, फिर तो फायदा क्या जर्नलिज्म का या प्रेस का या सहाफत का। ये आज़ादी सहाफत तो यही है ना, ठीक है। मतलब कि जब मैंने जैसे अर्ज किया कि मैंने इनकी ट्रेनिंग के लिए मैं हुसैन नकी साहब, ठीक है, और बाद जगहों पे आइए रहमान साहब भी अल्लाह उनकी रहमत करे, तो मतलब है कि हम लोग जहाँ जर्नलिस्टों के लिए स्पेशल ऑर्गेनाइज करते थे वर्कशॉप्स उनकी ट्रेनिंग के लिए, तो वो मेरी भी ट्रेनिंग हो रही होती थी, वो जर्नलिस्टों को समझ के उनकी बातें सुन के इतना मजा आता था, ठीक है। और फिर मैंने जो एक नेटवर्क चलाया पंजाब में, एक तरह से पाकिस्तान में अपने ह्यूमन राइट्स कॉरेस्पॉन्डेंट्स का, ठीक है, उसमें बहुत सारे सहाफ़ी थे जो हमारे साथ थे, या हम मेरा उनके साथ अच्छा खासा एक होता था ख्यालात का इजहार। तो मतलब ये बड़े मोहतरम लोग हैं, बड़े जिदार लोग होते हैं, जर्नलिस्ट कभी बुज़दिल नहीं होता। ये मैं बड़ी क्लियर बात मैं कह दूं कि जर्नलिस्ट हमेशा बहादुर होते हैं, ठीक है, मुश्किल हालात में, ठीक है, अगर कोई नहीं जा सकता, रिपोर्ट नहीं कर सकता, तो ये लोग करते हैं। ये तो ताज है, ये तो सोसाइटी का ताज है, ठीक है, कि जो हर ऐसी चीज को जो इनसे छुपाने की कोशिश की जाए, सोसाइटी को या दबाने की कोशिश की जाए, वो सामने लेके आते हैं, और लोग एजुकेट होते हैं उससे, अपने बेहतर नजर बनाते हैं, ठीक है। तो इसको तो जितना अप्रिशिएट किया जाए, प्रेस की जहां तक आजादी है, तो मैं तो जाती तौर पे ये समझता हूँ कि कहें ये हम कि प्रेस को आजाद किया जाए, तो प्रेस आजाद ही होता है, मैं बताऊं, ठीक है। मेरे नहीं नॉलेज में कि कहाँ से कोई मसला ओरिजिनेट हुआ, अगर उसको वहीं पे दबा दिया जाए कि लोगों को पता ना चले, तो वो अलग बात। लेकिन अगर मसला आ गया है तो सर वो फिर लोगों में आए ही आए, लोगों में डिस्कस हो ही हो, लोगों के शऊर को बढ़ाए ही बढ़ाए। लोगों की वो तो एक बात है, वो तो एक बात है, लेकिन हम इसमें जो ज्यादा देख रहे हैं कि वो लोग जो कोशिश करके इन चीजों को बेनकाब करने की कोशिश करते हैं, उसमें उनको अगवा भी किया जाता है, उनको गायब कर दिया जाता है, उनको जख्मी कर दिया मैं जाता है, इस तरफ ही मर्डर कर दिया जाता है। मैं इस तरफ ही आ रहा था ये कि अब देखे ना कि ये जो है ना टच मी नॉट वाला एटीट्यूड, ये छुई मुई, ये छुई मुई एटीट्यूड से काम नहीं चलता, ठीक है। अगर कोई अदारा ये कहे, ठीक है, कि जी हमें ना कुछ कहा जाए, तो फिर तुम हो क्यों? अगर आप हो, आप लोगों को भी नजर आना चाहते हो, आप पाकिस्तान के या किसी मुल्क की सियासियात को, मुआशियात को भी रुख देना चाहते हो, ठीक है, आप फिर कहें कि जी आप लोग पूछे भी ना,
भी सोचे भी ना। देखो मेरी तनवीर जमान साहब बड़ी मेरी कमिटमेंट है, कमिटमेंट नहीं कहना चाहिए, मतलब है कि क्लैरिटी है कि आप, मतलब है कि सारे जहान पे आप पाबंदियां लगा दे, प्रेस पे पाबंदियां, सोच पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। जहन या ब्रेन या थिंकिंग एक ऐसी चीज है कि आप कहते रहे हमने पाबंदी लगा दी, भी आप लगा नहीं सकते। सोच आवे ही आवे, गौर खौज होवे ही होवे, इजहार के लिए मौके नहीं, वो एक अलग बात है। सोचा थे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, मैं आपको बड़ा यकीन के साथ ये बात कहता हूँ। इसलिए ये कहना कि जी इसके अंदर जो मखसूस जिन लोगों के मफादात हैं, जिन इदारों के मफादात हैं, वो एक मखसूस माइंड सेट तैयार करने में तो कामयाब हो जाते हैं। मैं यही अर्ज करने लगा हूँ। और ये जो पाबंदियां लगाने की बातें हो रही हैं, ठीक है, मतलब कितने लोग अपनी सोच के पैदा लेंगे, कितने जर्नलिस्ट आप पैदा कर लेंगे। आज भी मैं अखबार देख रहा था, जो कॉलम, बाज़ जगह पे कॉलम है कि आज़ादी का गलत इस्तेमाल, आज़ादी इजहार का गलत इस्तेमाल या रॉन्ग, जो भी रॉन्ग इस्तेमाल, मतलब यार अगर कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है तो आप उसको जवाब दें, ठीक है। एक बंदा या बंदी लेके अपना मौकफ दे रही है, इससे बात क्या हो सकती है कि बात जबानी नहीं कही जा रही, बात हवा में नहीं कही जा रही, बात लिख के कलम से, पेंसिल से जा रही और पेश की जा रही, ठीक है। आप उस पर बहस कर लें, आप उससे इख्तलाफ कर लें, आप उसको कंडेम कर दें, वो कहते हैं कि हमें नहीं पसंद, भी ना पसंद करो, ठीक है। लेकिन अब कहें कि सोच पे पाबंदी, तो तनवीर साहब सोच पे पाबंदी लगाई ही नहीं जा सकती। दुनिया का किड्डा वड्डा भी कोई शख्सियत आ जाए, सोच पे पाबंदी नहीं लगा सकती, जहन सोचेगा ही, ठीक है। ये बड़ी क्लियर बात है। आखिर में आप बताइए, आखिर में आप ये फरमाइए कि आपको क्या उम्मीद है कि पाकिस्तान की सोसाइटी ये कभी इस किस्म में, जहाँ पे हकूक़ इंसानी की खिलाफ वर्जियाँ कम अज़ कम हों, हम एक आज़ाद सोसाइटी में कन्वर्ट हो सकते हैं मौजूदा सारे स्टेट ऑपरेटर्स के अंदर और इस सारे सिलसिले के अंदर? देखिए मैं तो बड़ा, आपको पता है कि ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ, ठीक है, मायूस मैं नहीं होता, ठीक है, मैं नहीं होता, आपको पता है इस बात का कि मायूसी वाली बात नहीं, ठीक है। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि पाकिस्तान की सोसाइटी में तरक्की की या सोच की रफ्तार, उसमें कमी बेशी आ सकती है, सोच बनाने के वसाइल कम बेश हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये रुकेंगे नहीं, ठीक है। और पाकिस्तान की सोसाइटी, ठीक है, रफ्ता रफ्ता आज अगर जो चीजें नहीं मानी जा रही, कल को मान लेगी। ये होता है, ये पूरी तारीख में हुआ, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें जो हैं, ये इनको जबरदस्ती मैं क्या लेता हूँ, जो अगर दबाया जा रहा है, ठीक है, तो ये दबेंगी नहीं, ये सामने आएंगी। और वो तमाम मोहतरम सहाफ़ी जो इस तवदो में, इस कोशिश में, ठीक है, किसी न किसी मुश्किल का शिकार होते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए मोहतरम है, ठीक है। उनकी शदीद हौसला अफजाई होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, ताकि उनको पता हो कि वो अकेले नहीं हैं कि जो ऐसे सोचते हैं, और भी लोग हैं जो सोसाइटी में जो उनकी तरह सोचते हैं और चाहते हैं कि सोसाइटी में एक ऐसा बदलाव आए, एक ऐसी चेंज आए, ठीक है, जो इस शानदार मुल्क को, ठीक है, आगे ले जा सके, ठीक है। मतलब है कि इतना ऑपरेटिव कंट्री बहुत कम होते हैं दुनिया में, ठीक है। आप उसको देखें ना, अब एडमिनिस्ट्रेटिव माइंड अगर अप्लाई किया जाए तो इतनी अच्छा साइज है इस कंट्री का, ठीक है, और इतनी अच्छी मीटिंग है इस कंट्री की, और इतना अच्छा गुलदस्ता है इस कंट्री का, ठीक है, कि उसकी खुशबू से भरपूर फायदा उठाया जाना चाहिए, ठीक है। और लोगों को खुल खुला के मौके मिलने चाहिए कि वो एजुकेशन में आगे बढ़ें, वो गौर व फिक्र में आगे बढ़ें, वो इजलास करें, वो अदब में, लिटरेचर में आगे जाएं,
ठीक है, किताबें अवेलेबल, कितनी लाइब्रेरी हैं जो पाकिस्तान में या पंजाब में या मुख्तलिफ इलाकों में खुलती हैं रोज। आपको चंद एक छोड़ आपको किन कुव्वतों से उम्मीद है कि जो आगे आपका ख्याल है कि जो आप बहुत सारे आपने ऐसे ख्वाब, जो हमारे भी ख्वाब है कि सोसाइटी इस तरह की हो जाए, जल्द हो जाए, आपको कोई ऐसी कुव्वतें दिखाई दे रही हैं कि जो आप जो कहें कि जी ये लोग, अगर इस किस्म के लोग यहाँ पे आए तो ये पाकिस्तान दुरुस्त हो सकता है? नहीं, वो देखना, ऐसा एलिमेंट जो है वो आसमान से तो नहीं आएगा ना, ठीक है, हमारे इर्द गिर्द ही है, ठीक है, ठीक है, आप हैं, आप जैसे और बहुत सारे लोग हैं, और यकीनन है, ठीक है, मतलब है कि मैं देखता हूँ कि यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ते हैं, जो जी नाज़रीन, हम इसके साथ ही अपनी आज की बातचीत को कुछ फ़नी खराबी के बाइस बात बिल्कुल इख्तिताम तक नहीं पहुँच सकी। महबूब साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने ज़हमत की, हमें वक़्त दिया और अपने बहुत अच्छे-अच्छे ख़यालात से हमें मुस्तफ़ीद किया। आइंदा हम फिर किसी नए प्रोग्राम में महबूब साहब को भी दावत देंगे और किसी नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ भी आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।